हेलो बच्चों, आज से वीडियो क्लास हम शुरू कर रहे हैं और इससे पहले हम आप लोगों को क्लासेस का सामाजिक विज्ञान कक्ष में लेसन 10 पढ़ाए थे। लेसन का नाम था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। उसमें हम लोग मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक के बारे में हम लोग और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग क्लास 6 में सामाजिक विज्ञान कक्ष में पाठ 11 नए साम्राज्य और राज्य के बारे में बुक और बोर्ड की सहायता से पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग बुक की सहायता से पढ़ेंगे। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। आगे टॉपिक है, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिशेर द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र शास्त्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यहाँ योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रशस्ति पे लिखा गया है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है। राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे, मतलब ये बता रहा है यह वर्णन कि राजा ही बहुत ही वीर पुरुष थे और वो हर युद्ध को साहसी और एक वीर पुरुष के भांति लड़ते थे। आगे है, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 113 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ ऐसे बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यहाँ मानचित्र में कुछ रंग दिखाए गए हैं और उन रंगों की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि वो रंग क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। पहला है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी ये क्षेत्र जो है उसको वहाँ के 9 राजाओं को हरा करके समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। आगे है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यानी ये लाल रंग जो है यहाँ पे दक्षिणापथ के लोगों का शासन था और ये भी समुद्रगुप्त से हार गए थे। आगे है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गढ़ या संघ, अध्याय 6 याद करो, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। आगे है, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, यानी ये वाला क्षेत्र।
संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। इस तरह से भारत के मानचित्र में ये नीले, लाल और हरे रंग के जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्षेत्र समुद्रगुप्त के अधीन थे, यानी समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। सबसे पहले हम आपको प्रशस्तियों के बारे में बता दें। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी लेख, अभिलेख या ग्रंथों में प्रशंसा की जाती है तो उसको प्रशस्ति बोला जाता है। हमारे बुक में पर जो प्रशस्ति का जिक्र आया है वो हरिसेन द्वारा गुप्त वंश के सबसे महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में जो लेख या अभिलेख लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। उसके बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना और ये 350 ईस्वी में शासक बना। समुद्रगुप्त के बारे में हमारे जिक्र इसलिए आया है क्योंकि मौर्य वंश के शासकों के बाद समुद्रगुप्त ही गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक बना। इसके बारे में हरिसेन द्वारा रचित प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान, साहसी एवं पराक्रमी शासक था। इसका उदाहरण है उसका दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराना और आर्यावर्त के 9 शासकों को हरा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसके अलावा हरिसेन की प्रशस्ति से ये भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी शासक था। आगे टॉपिक है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में ही बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थीं और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियाँ धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ: राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। आगे वंशावलियों के अंतर्गत हर्षवर्धन का जिक्र आया है तथा हर्षचरित, यानी जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, यानी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा गया है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। आगे है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया।
आगे दिया है मानचित्र 8 पृष्ठ 136 देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। आगे है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिरें थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इससे उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे है रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। आगे प्रश्न है, वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अध्याय 10 देखो। बच्चों, तीसरा टॉपिक है वंशावलियों। वंशावलियों से अधिकतर हमें ये पता चलता था कि शासक किस वंश का है, उसके पिता का नाम, पितामह का नाम और उसकी शासन व्यवस्था और उसके कार्यों में जो भी अधिकारी या लेखक या कवि जो भी उसके दरबार में रहते थे, उनके बारे में भी हमें वंशावलियों से पता चलता है। इसके साथ ही साथ जो भी राजा लोग उपाधियां धारण करते थे, उसके अंतर्गत ही वंशावलियों से ही हमें प्राप्त पता चलता है कि किस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, उसके पूर्वज महाराजा का या राजा का उपाधि धारण किए थे। इन सब के बारे में हमें वंशावलियों से ही जानकारी मिलती है। चौथा टॉपिक है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था और बाणभट्ट ने हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, जिसमें बताया गया था कि वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था और हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके साथ ही साथ उसने अपने हर्षचरित में हर्ष के शासन के बारे विस्तार के बारे में, उसकी जीत और पराजय के बारे में, उसका किस किस शासकों के साथ आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, इसके बारे में अपने हर्षचरित में वर्णन किया है। इसके बाद अगला टॉपिक है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। पल्लव जो वंश है, इसका संस्थापक सिंह विष्णु था और चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसमें भी इन प्रशस्तियों में भी पल्लव और चालुक्य शासकों के आक्रमण के बारे में, उनके शासन विस्तार के बारे में या कौन से लेखक और कवि उनके दरबार में रहते थे, इसके बारे में बताया गया है। जैसे चालुक्य वंश के शासन में रवि कीर्ति सबसे प्रमुख कवि था। इसी तरह से गुप्त वंश के शासनकाल में कालिदास और आर्यभट्ट वो महान वैज्ञानिक और कालिदास एक कवि थे। इसके साथ ही साथ हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट सबसे महान कवि था। इस तरह से राजाओं की वंशावलियों और उनकी शासन और प्रशासन का अध्ययन करने में हमें उनके शासन का विस्तार से जानकारी मिलता है। आगे टॉपिक है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राही
अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाही यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। अगला है टॉपिक, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आगे है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अगला टॉपिक है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। इन राज्यों की प्रशासन व्यवस्था में को चलाने के लिए कई अधिकारी और मंत्री रखे जाते थे। इसमें महादंडनायक, कुमारामात्य जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, संधि विग्रह जो युद्ध के समय शांति की व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते थे। इस तरह से ये अधिकारी और मंत्रियों का कुछ मंत्रियों का नियुक्ति वंशानुगत भी होता था, यानी महादंडनायक का पुत्र भी महादंडनायक बन सकता था और एक मंत्री एक साथ कई पदभार को भी संभाल सकते थे। सातवां है नए नए प्रकार की सेना। उस समय के राजाओं की सेना संगठित होती थी और उनका संचालन सेनापति करते थे। इसके बदले में राजा उनको नियमित वेतन नहीं देते थे, बल्कि कुछ भूमि अनुदान स्वरूप देते थे और जिससे कर प्राप्त करके सेनानायक अपनी सेना का संचालन करते थे। इस तरह से उन्हें सामंत भी बोला जाता था। जब राजा किन्हीं क्षेत्रों में कमजोर पड़ जाता था तो ये सामंत जो होते थे अपने आप को राजा घोषित कर लेते थे। आगे है टॉपिक दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव और चालुक्यों के राजवंश में सभाओं का आयोजन होता था और ये सभाएं मुख्य रूप से राज्य में सिंचाई व्यवस्था और राज्य के विकास के लिए किया जाता था। इसमें मुख्य रूप से जो सभाएं थी वो ब्राह्मणों की सभा थी। इसके अलावा उर ग्राम सभा था जो गांव स्तर पे किया जाता था और नगरम जो व्यापारियों का संगठन था। अगला टॉपिक है उस जमाने में आम लोग। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलते हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, परंतु दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आगे है चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया
जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुन लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पे राजा की सेना का वर्णन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार राजा अपनी सेना के साथ अपने साजो सामानों को लेकर चलते थे और किस प्रकार गांव की जनता उनका स्वागत करती थी, उनके लिए अनेक प्रकार के उपहार लेकर आती थी। इसी का वर्णन किया गया है यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे, सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, हिरण, खरगोश, सब्जियाँ, मसाले, बकरी या और भी सामान, उन सब का वर्णन करना है। आगे है, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे उपहार और भोजन। इसके बाद अन्यत्र दिया है, मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 14 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्री और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सबके लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक, जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इन नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान, को जीत लिया था। प्रश्न है कि मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढो जिनसे नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप में आए होंगे। तो वो रास्ता था समुद्री या मार्ग। बच्चों, आगे हम लोग बुक की सहायता से पढ़े हैं उस जमाने में आम लोग। तो उस जमाने के जो आम लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अपने किसी भी राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए पहले उसकी सूचना देनी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें लकड़ी के तख्तों को पीटना पड़ता था, जिससे जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं उनको पता चल जाए कि वो लोग आ रहे हैं और वो लोग वहाँ से हट जाए। इसका मतलब है कि उस समय भी छुआछूत चरम सीमा पर था। उसके बाद इस बात को, आम लोगों की स्थिति को दर्शाने के लिए एक मछुआरे की कहानी दी गई है और राजा की सेना का वर्णन बाण भट्ट के द्वारा किया गया है कि किस पढ़ रहे थे कि उस जमाने में आम लोगों की स्थिति के बारे में जानने के लिए बाण भट्ट द्वारा एक राजा की सेना का वर्णन किया गया है और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार राजा की सेना जाते हुए आम लोगों की फसलों को और अन्य चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, फिर भी आम लोग राजा के लिए भोजन और उपहार की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है अन्यत्र। अन्यत्र में ये बताया गया है कि जिस समय भारत में गुप्त वंश का साम्राज्य था, शासक अपने साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, अपनी शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे थे, उस समय अरब देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और उसका विकास करने के लिए मोहम्मद हजरत साहब ने कितना प्रयास किया और वो लोगों की क्या शिक्षा देना चाहते थे, अन्यत्र में हम लोग यही पढ़े हैं। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।